क्या यूएस कांग्रेस ने वाकई भारत को प्रेडेटर ड्रोन्स की जो सेल होने वाली थी उसे ब्लॉक किया था और किसी समझाइश के बाद में उससे अनब्लॉक किया गया? कांग्रेस ने अपने कथित ब्लैक पेपर में जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि लद्दाख में हमने टेरिटरी सीड की है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे नहीं जा पा रहे हैं, ये खबर है। और इसके बाद एक खबर ये भी है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो एक लंबी सीमा है जिस पे फ्री मूवमेंट रिजीम था अभी तक के 16 किलोमीटर, दोनों जनजातियां एक दूसरे के इलाके में जा सकती थी, आप वॉक करके क्रॉस कर सकते थे, ये सारा सिस्टम अब जंग कर दिया गया है। इसकी जगह पे आएगी फेंस, जिसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फेंस एक अच्छा आइडिया हो सकता है, जबकि जनरल नरवणे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने कहा है कि अनलेस आप फेंस को मैन करने का कोई तरीका ढूंढे, पूरे टाइम पेट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढे, एक स्टैटिक डिफेंस से ज़्यादा काम बनेगा नहीं। इन सारे डेवलपमेंट्स पे हम बात करने वाले हैं रखवाले के आज की किस्त में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का और स्वागत है शिव आपका भी। शिव, थैंक यू। हमारे दर्शकों ने कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात की। पिछला एपिसोड हमारे व्यूअर्स ने देखा, उसमें उन्होंने बजट एलोकेशंस पर जानकारी हासिल की और हम बजट पे आपसे भी बात करेंगे, लेकिन हम ये वेट कर रहे थे कि एक बार फुल बजट आ जाए जी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये तो इंटरिम बजट ये था। इंटरिम बजट है और हर साल की तरह एक हेल्दी बजट मिला ही है। और डिफेंस फोर्सेस और रक्षा मंत्रालय भी इंटरिम बजट को मतलब 100% मानते नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि फुल बजट जब आएगा तब वो एक सीरियस वो प्लान करेंगे उसको लेकर। हाँ, लेकिन एक कंटिन्यूटी शिव हमको दिखती है कि एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के बिल्कुल ही दिया है। तो एक जितने प्रोग्राम्स आपके हैं, जितने आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, जितने आपके कैपिटल एक्विजिशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके लिए अगर फुल बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं भी होता है तो भी एक स्मूथ सेलिंग बजट के हिसाब से होने वाला है। अब ये बिल्कुल अब बाकी जो ब्यूरोक्रेसी पे काम है कि दिस इज ये आपका एक पाए है पैसे का, अब आपको कैसे स्पेंड करना है ये एमओडी को फिगर आउट करना है। बिल्कुल। शिव, पहली जो खबर है हमारी प्रेडेटर ड्रोन्स, हमारे दर्शक बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। 2016 से हम प्रेडेटर्स लेना चाहते हैं और तीनों सर्विसेज को हम दे रहे हैं और जो लेटेस्ट वर्जन है वो लिए जाएंगे। अब तो सरकार ने ये भी कह ही दिया, ये बात पब्लिक है कि वी आर इंटरेस्टेड इन आर्म ड्रोन्स, हम मिसाइल्स भी लेने वाले हैं। और यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है ऑफिशियली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम इस डील पर विचार कर रहे हैं और कांग्रेस का अप्रूवल इज ड्यू। ये मान के चला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस अपना अप्रूवल दे देगी। अब ये एक फैक्ट है जिसको दोनों कंट्रीज अग्री करती हैं। इसके बीच में शिव, एक न्यूज़ रिपोर्ट है, एक यूएस सेनेटर के क्लेम्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। ये दावा किया गया एक दिन पहले 1 फ़रवरी को नोटिफाई किया गया, 31 जनवरी को एक न्यूज़ रिपोर्ट आई और उसमें अजय शुक्ला उन्होंने दावा किया कि जो प्रेडेटर का ड्रोन्स का डील था वो इसलिए फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है या उसका जो पेपर वर्क है इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा है बिकॉज देयर इज अ सर्टेन सेनेटर कॉल्ड सेनेटर बेन कार्डिन, चेयर ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी, और उन्होंने ये पन्नू अफेयर जो हुआ था जिसके बारे में हमने रखवाले में भी बात किया था, उसको लेकर के उनके कुछ रिजर्वेशंस थे एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ बैक स्टॉपिंग द डील। मैं पहला आपका एक ओपनिंग रिमार्क चाहता हूं कि आपको इस बात में कितना वजन लगता है कि निखिल। हाँ जी, निखिल, पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं देना चाहता हूँ इस स्टोरी के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ गलतफहमियां भी है इस स्टोरी को लेकर। एक, मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल और कांग्रेस का सिस्टम जो होता है उसमें जब भी सालों से, दशकों से, जब भी यूनाइटेड स्टेट्स कोई हथियार या मिलिट्री हार्डवेयर या इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है इंडिया को या पाकिस्तान को या उनके जो नज़दीकी देश हो या नेटो कंट्रीज हो, वो कांग्रेस को नोटिफाई करते हैं। वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो ड्यू प्रोसेस है उनका। एक ड्यू प्रोसेस है। लेकिन जब कांग्रेस को नोटिफाई किया जाता है वो एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो वो बहुत मजबूत है, बहुत बारीकी से वो नोटिफिकेशंस करते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जाता है कांग्रेस को, निखिल, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसको पूरा स्टॉल कर सकता है।
ये बिल्कुल सही है कि डिबेट होता है और व्हाइट हाउस जो है, जो यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है, वो आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस को कि वो क्या डाउट्स या कंसर्न्स रेज करते हैं, तो एक बातचीत चलती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज निखिल, यूएस कांग्रेस के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कोई एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग को स्टॉप करने का, ब्लॉक करने का कोई शक्ति है नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई एक्सपोर्ट यूएस एक्सपोर्ट सालों से हुआ नहीं है जिसमें यूएस कांग्रेस में किसी ना किसी का कंसर्न्स रेज हुआ हो। कुवैत को या इजराइल को या जो भी देश, फ्रेंडली देशों को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस कांग्रेस में किसी ना किसी का जो एक कंसर्न आगे आ ही जाता है, क्योंकि वो सिस्टम में है कि कोई कंसर्न रेज करेगा। एक कांग्रेस पर्सन हो सकता है जो इजराइल को अपोज करता है, एक कांग्रेस पर्सन हो सकता है जो पाकिस्तान को अपोज करता है, जो इंडिया के साथ फ्रेंडली हो। तो ये बातचीत चलती है कांग्रेस में। लेकिन जो क्लियरेंस आ गया था कांग्रेस से, और जो पेंटागन ने एक प्रेस रिलीज दिया था, वो बिल्कुल ये स्टोरी का एक दिन बाद हुआ था। तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि क्या किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन लीक किया हो कि ये ब्लॉक किया गया है, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट डे ये क्लियर हो जाता है। तो मुझे उस पे थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। लेकिन मैं ये बिल्कुल बताऊंगा लास्ट पॉइंट ऑन दिस निखिल कि जो पन्नू वाला मामला है वो डेफिनेटली एक सेंसिटिव मामला है यूएस में, वो पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, और यूएस ने साफ साफ बोल दिया है कि वी एक्सपेक्ट इंडिया टू कोऑपरेट एटसेट्रा। तो इसलिए कुछ हफ्तों के लिए डेफिनेटली एक बातचीत हुई थी। लेकिन इंडिया के साइड पे या यूएस के साइड में ऐसा कोई थ्रेट नहीं था या डर नहीं था कि ये डील ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि वो इस सिस्टम में था ही नहीं, कांग्रेस के पास वो पावर नहीं था। इसका मतलब शिव आप कह रहे हैं कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। जी। एक है कि कोई बातचीत नहीं हुई, सब कुछ स्मूथ था। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है कि ब्लॉक होने वाला था, एक सेनेटर ने ऑलमोस्ट उसको रोक दिया था। आप कह रहे हैं कि इसके बीच में कहीं कोई बात है कि हो सकता है कि ड्यू प्रोसेस में कहीं किसी ने इस बात का जिक्र किया हो, उसकी ग्रेविटी को लेकर के आपके मतलब कंसर्न्स हैं। ठीक है, हमें हमारी कोशिश रहेगी हम एक बार अजय शुक्ला से भी बात करें, उनका भी पक्ष ले लेंगे। लेकिन शिव, अपार्ट फ्रॉम अजय's रिपोर्ट, रॉयटर्स को भी सेनेटर कार्डिन ने ये कहा, और इसी एक तरह से उनकी ही बात को बल मिल गया कि उन्होंने कहा कि हाँ, पहले इस तरह की कोई बात थी कि हम कन्विंस नहीं है, अब अश्योरेंस आया है कि पन्नू मामले को लेके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ में उसको रेस करता रहेगा। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें इंडिया का जो कोऑपरेशन है वो इंश्योर किया जाएगा, सो टू स्पीक। और इसलिए अब हमने अपना जो होल्ड था उसको उठा लिया है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ही कहीं कोई चीज लाई करती है। कुछ बिल्कुल मेरिट है उस बात में कि कुछ बात हुई होगी, बिल्कुल। और जो सेनेटर बॉब कार्डन है, ये कोई छोटे मोटे सेनेटर नहीं है, ये सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है। ये बहुत बड़े नेता हैं यूएस के। तो उनका से मैटर करता है। तो उनका जो से है वो ना सिर्फ मैटर करता है, लेकिन जो बाइडेन सुनते हैं, वो जो रेज करते हैं, वो मतलब वो इररेलेवेंट चीजों पे बात नहीं करेंगे, वो रेलेवेंट चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस को हेड करते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं, जैसे आपने बताया कि कुछ दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, लेकिन ये एक इट्स अ साइन ऑफ द ब्यूटी ऑफ अमेरिकन सिस्टम। मैं बोलूंगा कि जो गवर्नमेंट और कांग्रेस क्या होता है, वो पार्लियामेंट है। हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे, ये ऐसे बोलने के लिए है कि इंडिया कुछ हथियार एक्सपोर्ट करना चाहता है किसी दूसरे देश को, ठीक है, और अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे, वहां से अप्रूवल और नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर कोई कंसर्न रेज होता है तो बातचीत चलेगी, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि अप्रूवल लेना पड़ता है, बस नोटिफाई करना होता है। बिल्कुल। मैंने शिव ये क्यों स्टोरी, जैसे एक हफ्ते पुरानी, एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, मैंने क्यों इसे इस रखवाले के किस्त में इंक्लूड किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि
बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं और पत्रकारों का काम है उस डिटेल को देखना। ठीक है, वो कहीं से भी आ रही है, आप किसको क्या कहते हैं, लेकिन आप डिटेल को देखिए और उसके बाद में आप एक इन्फॉर्म गेस लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और आप ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो बताया जा रहा है उसमें सत्यता कितनी है। और मैंने पर्सनली मैंने ये देखा कि ये इन दोनों एक्सट्रीम जो एक पोलराइज्ड ओपिनियन है उनमें एक दूसरे को डिस करने का बड़ा एक ट्रेडिशन चालू हो गया है कि नहीं आप तो कुछ सही बोल ही नहीं सकते, और यही सेम चीज आपको भी सुनने को सामने वाले पहले से मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की कोई बात हो सकती है, और हमको वैसे भी प्रोक्योरमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये रेड टेप वैसे भी रखवाले का उतना बड़ा कंसर्न होता नहीं है। शिव, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हुआ हो पन्नो फेयर को लेकर के, बट अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। जैसे ही एक फॉर्मल अप्रूवल कांग्रेस से जब आ जाएगा उसके बाद एलओए वगैरह की कार्रवाई शुरू होगी, और एलओए के बाद भी पेपर वर्क है, एंड उसके बाद में एक फॉर्मल समझौता होगा जनरल एटॉमिक्स के साथ में जो ये ड्रोन्स बनाते हैं, और उसके बाद में आपको ड्रोन्स मिलने लगेंगे अगर आपके पेमेंट्स टाइम पे रहते हैं। शिव, मैं एक और बार आपसे पूछना चाहता हूं, हमने बहुत पहले से डिस्कस किया है जब संदीप भी हमारे साथ होते थे, तभी भी हमको बड़ा नंबर लगता था। आज 2024 के फेब में क्या आप कन्विंस्ड हैं 1068 करोड़ 63 लाख पर पीस? निखिल, मतलब ड्रोन बहुत अच्छा है, ड्रोन बहुत अच्छा है, नो, उसमें कोई मैं डाउट नहीं उठा रहा हूं। इसमें दो राय नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। अगर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, और हमको भी पता है कि जब आप ऐसे कैपेबिलिटी खरीदते हो तो वो जो ओनरशिप कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत महंगी चीज़ है निखिल। वो मैं इसको आई विल नॉट ट्राई टू सॉफन दैट, लेकिन ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है निखिल। पहला तो ये है। दूसरा, प्रेडेटर ड्रोन्स और प्रेडेटर फैमिली के ड्रोन्स जो हैं वो एक मामूली हथियार नहीं है। वो किसी भी देश को नहीं दिया जाता है। वो मार्केट प्लेस में नहीं एग्जिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके देख लो, उस पर ये मिसाइल डालो, उस पर ये रेडार डालो और ऑर्डर कर लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि उपलब्धि नहीं है। कोई ले नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि ये एक क्लासिफाइड हथियार है यूएस का। तो इसलिए उसमें एक जो प्रीमियम है प्रेडेटर में, वो बहुत गुना ज़्यादा है जो यूएस ने लगाया है उस पर, क्योंकि उनको भी पता है कि दुनिया जानती है कि प्रेडेटर ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या है। जब आप खरीदते हो तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है चलाने में, उड़ाने में और मेंटेन करने में, वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो एक अनमैन्ड सिस्टम है। उसमें लोग नहीं, पायलट इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो एक अनमैन्ड सिस्टम है। तो जब आप एक्चुअली ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो आपका ओनरशिप कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए यूएस के लिए टू रिकवर द कॉस्ट, वो उनका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकता है निखिल। इसमें कोई प्राइस नेगोशिएशन में भी मैं मानता हूं कि प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर ऐसा नहीं है कि भारत बोल सकता है कि थोड़ा कम कर दो या ऐसा कुछ है, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन्स जैसे मैंने बताया एक स्पेशल आइटम है जो किसी देश को नहीं दिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल डील है, ये एक डिफेंस डील भी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डील है। तो इसलिए इंडिया को इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। ठीक शिव, माय 2 सेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर नेवी इट मेक्स सेंस, क्योंकि जो आपके सी गार्डियंस हैं उनको उसको लेकर के वो सर्विस ने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और हमने देखा है कि उनकी यूटिलिटी भी बहुत है, और आप काफ़ी बढ़िया एरिया कवर कर रहे हो। और नेवी का जितना बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको ओपन सीज के ऊपर और बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इस्तेमाल करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों सर्विसेज के लिए इन नंबर पे लेकर इस पे सोचना चाहिए कि क्या नेवी को हम कुछ ड्रोन्स दे दें, क्योंकि शिव 1100 करोड़ रुपए हो जाएगा, अभी तो डील हुई भी नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि ये ठीक है, अभी नई चीज़ कुछ साल पहले तक की थी, लेकिन ड्रोन्स अब काफ़ी कन्वेंशनल चीज़ है। अब जो डिसरप्टिव चीज़ें हैं, दे आर चीप ड्रोन्स,
आपके अमेज़न पे जो ड्रोन्स आपको बिल्कुल, अवेलेबल हो रहे हैं उन्होंने नाक बदम कर दिया 100%। है रूस के, आप देख लीजिए। और कई जगह बहुत लोग इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या टर्किश ड्रोन्स आपके आ गए हैं, ईरानियन ड्रोन्स आपके आ गए हैं। अभी आप देख रहे हैं रेड सी में क्या हो रहा है। $300 के जो सुसाइड ड्रोन्स जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो और रहे हैं। आपका बिल्कुल 1100 करोड़ का तो अभी है, अभी जब आएगा तब और कितना महंगा होगा। तो सोचना चाहिए कि क्या, मतलब मेरी समझ बिल्कुल इमेच्योर हो सकती है सुनने में, बट क्या अगर हम नेवी के लिए कुछ ड्रोन्स और ले लें जो उनका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको तो वैसा ही ड्रोन चाहिए, उनके इन नेवी के लिए चीप ड्रोन नहीं है मार्केट में। निखिल, देखो, नेवी के पास अब 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। 2 ड्रोन्स जो लीज पे हैं अरकोनम में, तमिलनाडु में, उनका तो फैसला तो तय है कि उनको चाहिए, हमको ये बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऑपरेट किया है 3 सालों में, और हमने कर भी दिखाया है कि ये ड्रोन्स क्या कर सकते हैं। वो पायरेसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुए हैं, कुछ ओवरलैंड ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे आपको पता है निखिल, लद्दाख में इस्तेमाल हुए हैं, एटसेट्रा। तो ये पॉइंट को लेकर मैं एक्चुअली अग्री करता हूं कि ऐसे ड्रोन्स नेवी के पास होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये और लैंड पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्रोन्स की खरीदारी जो है, जो बहुत साल पहले जाता है निखिल, ये एक ट्राई सर्विस इशू ऑलरेडी बन गया है, वो अटक गया है एज अ ट्राई सर्विस इशू। क्योंकि जब ड्रोन का एक्चुअली, अगर हम एक्चुअली देखेंगे इन रियलिटी, सच्चाई ये है निखिल कि ड्रोन की मांग जो थी वो एक्चुअली एयरफोर्स ने शुरू किया था। एयरफोर्स ने पहले ये एक केस उठाया पहले था, उन्होंने कहा, सबसे पहले उठाया था कि हमारे पास देखो ये हेरन्स हैं, सर्चर्स हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, हमको आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस ड्रोन्स तो मिलनी चाहिए हमको। और उस दौरान इंडिया और यूएस की जो दोस्ती थी वो बढ़ रही थी, तो उनके लिए भी एक होप आ गया था कि ये एडवांस ड्रोन्स मिल सकते हैं। तो वायुसेना ने पहले ये केस फाइल ओपन किया था कि हमको ये एडवांस्ड प्रेडेटर टाइप ड्रोन्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद आर्मी भी कूद गया था क्योंकि आर्मी के पास भी कुछ ड्रोन्स है, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको भी ये कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हम लैंड बॉर्डर्स को सर्वे कर सकते हैं। लास्ट में ये आयरनी ये है कि नेवी ने लास्ट कूदा इसमें और बोला कि अरे हमको भी ऐसे ड्रोन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि नेवी के पास कुछ ड्रोन्स ही नहीं थे। उनके पास आई थिंक 6-7 हेरन्स थे, जिसके साथ वो लगातार ओशन सर्वेलेंस कर रहे थे, जो बिल्कुल इनएडिक्वेट और एरिया सबसे बड़ा नेवी को ही कवर करना है। 100%, वो कोई कंपैरिजन, तुलना ही नहीं कर सकते। मलाका स्टेट से अफ्रीका, इतना जो कवरेज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वेलेंस के लिए, नेवी के लिए, जो अभी सी गार्डियन ड्रोन्स मिल रहे हैं नेवी को, वो भी शायद कम हो सकते हैं मेरे असेसमेंट में। तो मैं अग्री करता हूं निखिल कि 30 कितने ड्रोन्स है, 31 का अप्रूवल है, 31 का अप्रूवल है। हमको देखना पड़ेगा कि फाइनली कितना होता है। ये पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये नंबर कम हो सकता है निखिल, क्योंकि $3 बिलियन तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वायुसेना और आर्मी पीछे हटेंगे इसमें से, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि इस ड्रोन का कैपेबिलिटी क्या है। निखिल, हम प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमको ये भी रिकग्नाइज करना चाहिए कि जब हम सी गार्डियन और प्रेडेटर टाइप ड्रोन्स को तुलना करते हैं किसी और ड्रोन्स के साथ, वो तुलना मतलब एक लिमिट तक जा सकता है, लेकिन प्रेडेटर एक मतलब बहुत ही अलग चीज़ है। जो सिस्टम्स हैं, जो कैमराज हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो क्षमताएं हैं प्रेडेटर में, वो इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। सो एक्चुअली वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक जो शिव आप कह रहे थे ना कि एक ये ट्राई सर्विस इशू बन गया, बस इस एक कमेंट के साथ हम आगे अपनी बाकी 2 स्टोरीज पे बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉइंटमैनशिप की जो नाव कहीं रुक गई है ना, उसको थोड़ा सा, और हमने लद्दाख वाले ही फेस ऑफ पे देखा, नेवी के पायलट्स लद्दाख में थे, करेक्ट, आपने MiG-29 केस लेके, P-8Is आपके लद्दाख में थे। इसका मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यूनिफॉर्म का कलर क्या है, इक्विपमेंट का ओनरशिप किसका है, आप डिप्लॉय किसी को भी कर सकते हैं, फ्लैग आपका एक ही है।
बावजूद इसके अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आपके प्रचंड के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि नहीं 60 इधर 50 एयरफोर्स उधर। आर्मी, हाँ। अपाचे में हमने देखा दोनों सर्विसेज ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए, दोनों सर्विस अलग अलग वो मतलब वो और हमने एक पूरा एपिसोड उस पे किया था। पूरा थ्रू एंड थ्रू ऊपर से नीचे तक के उन्होंने फुल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और अभी भी हम उस फिक्स से निकल नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर ड्रोन्स आ जाते हैं, अगर मान के चलिए कि 15 सी गार्डियन सिर्फ नेवी के लिए, जो आप कह रहे हैं नहीं होगा, दोनों लोग कुछ ना कुछ लेंगे तो वो एयरफोर्स भी यूज कर सकता है, बिल्कुल, आर्मी भी यूज कर सकता है, उसमें ऐसा कोई अलग से स्किल तो है नहीं। एनीवेज हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी अनलेस एक ट्राई सर्विस कार्डर होता है ड्रोन्स का। अगर वो हो सकता है, जो आर्मी और ऑफिस खोलना पड़ेगा यहाँ एमओडी में, जो एक सेपरेट फोर्थ कार्डर होगा, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स नहीं है, वो सिर्फ ड्रोन्स चलाएंगे और जिसको चाहिए वो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी वो उसके पास जाएगी। उनके फिर एक डीजी बनेंगे, उनका फिर एक अलग। आप मैं देख रहा हूँ ना कितना कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं कुछ इजी चीज़ों को। नेक्स्ट इशू शिव, हमने हमारे दर्शक जानते हैं 2020 के बाद से लद्दाख में क्या हुआ है और लगातार उन्होंने सुना है। हाल में टेलीग्राफ का एक पीस आया था, टेलीग्राफ के पीस ने उन्हीं चीज़ों को लिखा कुछ पूर्व अधिकारियों के हवाले से, नाम न छापने के शर्त पर। उन्होंने कहा कि देखिए जो बफर्स हैं उसमें से काफ़ी सारे हमारे पास हैं और इफेक्टिवली टेक्निकली यू हैव नॉट सीडेड क्योंकि अभी तो कोई डील नहीं हुई है, बट डी फैक्टो कंट्रोल में हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये सब टेलीग्राफ में था, लोग पहले से जानते हैं, कांग्रेस ने इसको अपने ब्लैक पेपर में जगह दे दी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ शिव, ये तो एक घटना है जो अब इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और लोग इसमें पहले से इसके फैक्ट जानते हैं। दो घटनाएं होती हैं शिव, एक हाल में कुछ दिनों पहले की बात है, इंडियन आर्मी के दो अलग अलग कमांड्स में इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है जहां हमारे वॉरियर्स को डेकोरेट किया जा रहा है, और कुछ चीज़ें साइटेशन में है, कुछ चीज़ें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं, और उसमें से यू गेट हिंट्स कि जितना हमको पता है उसके आगे भी हुआ है करेक्ट, और काफ़ी क्लोज कॉल था। बिल्कुल। एक घटना ये होती है, आर्मी चीफ रहे हैं जनरल MM नरवणे, उनकी बुक आती है, अभी आ नहीं पाई है क्योंकि उसमें एक अप्रूवल वाला मामला है। उसके अंदर वो एक अगस्त 2020 का एक इंसिडेंट बताते हैं जब साउथ ऑफ पैंगोंग से चाइनीज़ आर्मी चली आ रही है, PLA आर्मी चली आ रही है, और उसके बाद में फ्रैंटिक कॉल्स हो रहे हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस और हमें क्या करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हुई। मैं जानना चाहता हूँ, ये ब्लैक पेपर ठीक है, टेलीग्राफ का रिपोर्ट भी ठीक है, अभी भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम वास्तव में नहीं जानते हैं 2020 में जो हुआ उसके? निखिल, गलवान के बाद एक जो हमारे पास जो एक मीडिया में एक पिक्चर जो है वो ये है कि गलवान के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है, एक डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है उन इलाकों में, फ्रिक्शन पॉइंट्स में, ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन वो युद्ध का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने बताया वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी, उसको लेकर जनरल नरवणे के बुक को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं, कुछ अनडेटेड वीडियोस भी सामने आए हैं जो मैंने देखे हैं निखिल। इससे पता चलता है कि एक्चुअली जो जहाँ पे सैनिक दोनों साइड पे जो सैनिक जो तैनात हैं, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, साउथ पैंगोंग में या नॉर्थ पैंगोंग में या और किसी इलाकों में पेट्रोल्स को लेकर कुछ लड़ाइयाँ डेफिनेटली हुई हैं। और जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री गए थे लद्दाख, कुछ आई थिंक लास्ट ईयर या उसके पहले, एक तस्वीर सामने आया था, अरुणाचल में भी गए थे और लद्दाख में भी गए थे। एक अरुणाचल जब वो थे, अरुणाचल में एक तस्वीर आया था, वो जो ब्रीफिंग बोर्ड जो बोलते हैं, उसमें कुछ डेट्स को लेकर आपको याद होगा कुछ इंफॉर्मेशन सामने आया था कि तवांग में कुछ कॉन्फ्रंटेशन हुआ था इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स में, और वो ऑफिशियल बिल्कुल नहीं था, वो बाय चांस वो तस्वीर से सामने आया था। शायद आर्मी को पता था कि ये कोई देखेगा उसको वो बैकग्राउंड में, और वो विल पुट 2 and 2 टुगेदर। तो ये तो बिल्कुल साबित है कि जो प्रेस रिलीज और पब्लिक जानकारी के अलावा बहुत कुछ डेफिनेटली हुआ है। आपका पहला सवाल जो पूर्व जनरल्स जो हैं, जो टेलीग्राफ के आर्टिकल में जो बोलते हैं कि बफर जोन्स को लेकर क्या हमने कुछ टेरिटरी सीड किया है, निखिल, मैं दोनों साइड का जो वर्जन है मैंने एक्चुअली सुना है। हमारे साइड में मैंने सुना है
कि बफर जोन में रिगार्डिंग हमारे करंट डिप्लॉयमेंट्स को लेकर अगर आप टेक्निकली एक बर्ड्स आई व्यू देखोगे तो बिल्कुल टेक्निकली आपने ग्राउंड सीड किया है। लेकिन ये सेम पर्सनल जो है मुझे बताते हैं कि साउथ लद्दाख या ईस्टर्न लद्दाख के बिल्कुल साउथ में अगर आप देखोगे तो वहाँ का जो बफर जोन है उसमें हमारा एडवांटेज है और उस साइड ने थोड़ा बहुत सीड किया है। तो ये एक उस टाइप का सिचुएशन है निखिल। तो कुछ चाइना और इंडिया एक्सपर्ट्स जिनका व्यू मैं को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका कहना है कि आप ये सीडिंग ग्राउंड के बारे में आप सालों के लिए बात कर सकते हो, लेकिन जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट तय नहीं होता है तब तक चलेगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वैसे भी तय नहीं है, डिलिनेटेड नहीं है। आपके पास अभी तक 20 राउंड मीटिंग्स चले हैं और अभी भी 4 साल बाद जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो वील हैव टू सी हाउ इट गोस। बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल सोल्यूशन जैसे हमने पहले भी बताया, ये बिल्कुल पॉलिटिकल सोल्यूशन। एक अंतिम टिप्पणी शिव मैं इस स्टोरी पे आप लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनरल नरवणे की बुक अभी इस अंडर रिव्यू और उसकी कोई कॉपीज किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बीट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जनरल नरवणे ने जितनी डिटेल्स लिखी हैं या जो जानकारी आई है पीटीआई की कॉपीज के हवाले से, क्या उसमें ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी? निखिल, मैं ये बोल सकता हूँ कि जनरल नरवणे के जो लद्दाख के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया है या ऑपरेशनली दिया है उससे इतना दिक्कत एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे। उनका पावर है कि इसके बारे में बोलना। उन्होंने कोई रूल्स या नियम नहीं तोड़े हैं, उनके पास अप्रूवल था किताब लिखना। ये तो बिल्कुल अनयूजुअल है कि बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद किताब लिखना, तो थोड़ा सा अनयूजुअल लगा सरकार क्योंकि यूजुअली जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो 3-4 साल बाद छोड़ के वो किताब लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल नरवणे ने कुछ गलत किया, वो बिल्कुल उनके राइट में है कि किताब लिखना। लेकिन वो अग्निवीर को लेकर जो मामला था निखिल, वहां बात खराब हुई है, उसको लेकर खराब हुई है सरकार के साथ, मेरा मानना है। और सेना के साथ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार, सेना के अंदर के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि, और हमने अग्निवीर के बारे में बहुत बात किया, मेरा पर्सनल व्यू है कि अग्निवीर के लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। और ये भी तय होता है कि जनरल नरवणे का व्यू भी वही था कि टाइम सही नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो सेना अध्यक्ष थे, आप तो सीनियर आदमी थे, आपने क्यों, जब आप यूनिफॉर्म में थे क्यों नहीं उठाया ये? एक सर्विस चीफ ने दिया था रिटर्न। करेक्ट दिया था। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सरकार पूरा रोड रोल कर सकता था। वो तो एक्चुअली सही है कि even if a chief had raised the issue, the अग्निवीर scheme was road rolled into the military। वो एक फ्रिक्शन पॉइंट बन गया था इस किताब को लेकर, मुझे लगता है। और इसीलिए भी मुझे लगता है शिव कि ठीक है, उसको प्ले दूसरे तरीके से कर दिया गया कि ये जनरल्स पे कैसे छोड़ा जा सकता है कि लड़ाई होगी या नहीं। बट मुझे वो एक्सचेंज जो अगेन पीटीआई की कॉपी और जो बाकी कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए उसमें लिखा क्या है, अग्निवीर छोड़ दीजिए, लद्दाख वाले सिचुएशन पे उन्होंने लिखा क्या है, जन जोशी नौसेना आर्मी कमांडर है, राइट, वो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि उनको भी कोर कमांडर पूछ रहा है कि क्या करना है, और जनरल नरवणे पूछते हैं कि आपके पास में क्या सोल्यूशन है। जनरल जोशी कहते हैं कि आई हैव मीडियम गन्स, मैं तो अभी खड़ा कर दूंगा उनको। और जनरल नरवणे कहते हैं कि नहीं, हमको पहला गोली, हमको उनको एक्सक्यूज नहीं देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से रीड करते हैं, पर मुझे अच्छा लगा कि ठंडे दिमाग का सोल्जर जो एक पैराट्रूपर है, बाय ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं, और उन्होंने उस काम डिमीनर, एक कूल व्यक्ति की तरह उन्होंने उस रात को बीत जाने दिया, क्योंकि वो काफी एक वॉलेट, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, एस्केलेट हो सकता था। आप उसका एक बार आप फायर चालू होने के बाद में, और इतने बड़े मीडियम गन्स, बहुत बड़ी गन्स होती है, नाम बस मीडियम है, सबसे बड़ा साइज वही है, तो वो बात कहाँ की कहाँ जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस काम, वाकई जोशी भी वॉर हीरो हैं कारगिल के, नरवणे स्पेशल फोर्सेस के हैं। इसका मतलब इनके पास में कैपेसिटी, ट्रेनिंग, उसके कोई कमी नहीं थी, लड़ने को लड़ सकते थे, बिल्कुल। बट एक कामली उन्होंने सिचुएशन को डील किया।
हो सकता है अग्निवीर को लेके वो किताब अटकी है। एनीवे शिव, लास्ट कमेंट आपको भी जाना है, हम एफएमआर पे जाना चाहते हैं। एफएमआर फ्री मूवमेंट रजीम था हमारा म्यांमार के साथ में, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुए हैं जी। मोदी सरकार ने उसको शुरू किया था और आइडिया ये था कि दोनों तरफ जो पॉपुलेशन है उनके बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट है और 16 किलोमीटर तक वो आएंगे जाएंगे। बट ये जो हमने म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद जो हम मणिपुर में सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बाद ये हुआ है कि अब ये जो 1650 किलोमीटर है उसको फेंस करेंगे। हाँ। और कुछ अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं, लोग कह रहे हैं 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए लग सकते हैं। पैसे हमारे पास में हैं, बट अगेन जनरल नरवणे ने ये कहा है कि आप उसको उस इलाके को फेंस करना बहुत मुश्किल है, आप जो टेरेन देख रहे हैं, और दूसरा पहाड़ी और हिली और फॉरेस्टेड इलाका, बहुत सारी नदियां हैं और बहुत गहरी डीप वैलीज हैं, आप कैसे फेंस करोगे, एंगल्स बहुत ऑड हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक स्टैटिक फेंस तो फिर भी यू विल बी एबल टू बिल्ड, बट अनलेस यू मैन इट उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है शिव, एफएमआर के बारे में भी, और ये फेंस का आइडिया कितना वर्क करेगा? निखिल, म्यांमार को लेकर जो सोल्यूशन जो आसान दिखता है वो है फेंसिंग। फेंसिंग जैसे आपने बताया कि फेंस के लिए पैसे हैं, अगर उसको मैन भी करना है वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो हम इस स्थिति में पहुंचे हैं क्योंकि जो म्यांमार में हुआ है वो एस्टैब्लिशमेंट चेंज जो हुआ है वहाँ पे, और मणिपुर में अभी जो हो रहा है अभी उसको लेकर इस फेंस का आइडिया ऊपर आया है। लेकिन बहुत सालों से, जैसे आपने बताया, एक एफएमआर रेजीम था, फ्री मूवमेंट था, मैं उस इलाके से रिपोर्ट कर चुका हूँ। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो मणिपुर में आके टेरर अटैक्स करते हैं, उसके बाद वो म्यांमार में जाके छुप जाते हैं। तो ये एक इंडिया और म्यांमार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत सालों से जारी था, और जब ये फेंस के बारे में बात होती है तो मुझे लगता है कि ये वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया और म्यांमार के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग जो था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, क्योंकि इंडिया का भी एक डर है कि म्यांमार चाइना के पकड़ में आ गया है और वो रिस्क नहीं ले सकते हैं इसको लेकर। लेकिन जो चैलेंजेस आपने बताया कि उस इलाके को फेंस करना बहुत ही मुश्किल है, मैं बोल रहा हूं कि ये एक आसान सोल्यूशन है, लेकिन चैलेंजेस जो जमीन पे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मुश्किल होंगे। चाइना ने बाय द वे अपना इलाका फेंस करके रखा है म्यांमार से, क्योंकि उनको वो बहुत पहले से देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम शिव मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इंडियन डिस्पेंसेशन इंटरेस्टेड है, हुंता के साथ बहुत बढ़िया संबंध रहे हैं हमारे, चाहे वो डेमोक्रेसी के लिए इज वेरी अनहेल्दी, लेकिन हमने उनसे बात की है और कोई हम तो उनको हथियार भी देते हैं, सबमरीन दिया है, सब दिया है। बस ये मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है कि अब स्टेक होल्डर्स इतने हैं कि आप कितने लोगों को खुश रखोगे, करेक्ट, कितने लोगों से आप अपनी बात रखोगे, क्योंकि वो कंट्री अनरावल भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हो सकता है गवर्नमेंट को लगा हो कि एक स्टैटिक हमको डिफेंस होना चाहिए, बट शिव अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और अगर आपको लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट वाली दिशा में आपकी थिंकिंग है और आपकी पॉपुलेशन इतनी मिक्स्ड है, करेक्ट, तो आपको, मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ टेरिटरी के डिफेंस में, बट एक बार सोच के देखना चाहिए कि क्या फेंस के अलावा भी कोई आई एग्री, मुझे भी मानना यही है। तो इसी नोट पे शिव हम रखवाले की इस किस को यहाँ कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का देखने के लिए, और शुक्रिया शिव आपके वक्त के लिए भी। थैंक यू सो मच।